हेलो फ्रेंड्स, 71st बीपीएससी नोट सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडिया को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पिछले वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो चूँकि रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूँगा जितनी की ज़रूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन ज़रूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो भी विदेशी आक्रमण होते हैं इनकी बात करने वाले हैं। असल में मध्य एशियाई देशों से कुछ एक महत्वपूर्ण वंश जिनके द्वारा भारत के उत्तर पश्चिम से पश्चिमोत्तर साइड से आक्रमण शुरू होता है, जिसमें जो वंश है इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो हो जाता है यूनानी या फिर हिंद यूनानी, आप देखेंगे क्योंकि भारत के पश्चिमोत्तर साइड में, भारत का जो पश्चिमोत्तर वाला इलाका है भारत से सटा हुआ, उनको हिंद यूनानी कहा गया है। तो एक तो होते हैं हिंद यूनानी, और सीथियन या फिर स्काइथियन को ही बाद में इनको शक कहा गया, तो शक होते हैं। कुषाण होते हैं। असल में कुषाण के बारे में आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि एक वंश था, एक राजवंश था युवेजी, ठीक। तो युवेजी राजवंश के ही ये वंशज होते हैं कुषाण। और एक होते हैं पार्थियाई या फिर पहलव। तो ये चार वंश होंगे जो भारत के पश्चिमोत्तर साइड से आक्रमण शुरू करेंगे भारत में, ठीक है, भारत पर आक्रमण शुरू करेंगे। तो इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको इनका क्रम ध्यान रखना है कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण कौन करता है। तो सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण करेगा वो करेगा कौन करेंगे? हिंद यूनानी। उसके बाद शक करेंगे, उसके बाद पहलव करेंगे, उसके बाद कुषाण करेंगे। तो ये जो आक्रमण का क्रम है एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, इनको आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पश्चिमोत्तर साइड से ये आक्रमण करेंगे। चलिए एक एक करके चारों को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंद यूनानी, इन्हीं को बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहा गया है। तो सबसे पहले जो आक्रमण किया जाता है हिंद यूनानियों के द्वारा आक्रमण किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें जो सबसे पहले आक्रमण करेगा उसका नाम होगा डिमेट्रियस प्रथम, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और ये तो आप समझ ही रहे हैं कि भारत में विदेशी सत्ता को स्थापित करने वाले जो पहले विदेशी होंगे वो कौन होंगे? हिंद यूनानी होंगे, ठीक है। और सबसे पहले जो आक्रमण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? डिमेट्रियस प्रथम के द्वारा। डिमेट्रियस प्रथम का ही उत्तराधिकारी होता है मिलिंद, जिसको मिनांडर कहा गया है, ठीक। ये आप देख चुके हैं। मिलिंद पन्हो जो रचना है किसकी रचना है? नागसेन की रचना है। असल में मिलिंद पन्हो जो है, पन्हो का अर्थ होता है प्रश्न, तो मिलिंद पन्हो में प्रश्नोत्तर का वर्णन है। असल में नागसेन द्वारा रचित जो मिलिंद पन्हो है उसमें ये मिनांडर अर्थात मिलिंद और नागसेन के बीच जो भी वार्तालाप हुआ है, जो भी प्रश्नोत्तर हुए हैं, उनका उसमें वर्णन किया गया है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो वही ये मिनांडर है। मिलिंद किसका उत्तराधिकारी है? डिमेट्रियस प्रथम का उत्तराधिकारी है, ठीक। तो ये सब बात है, आप ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और उसके बाद बात कर ली जाए तो जो हिंद यूनानी होते हैं इनकी जो राजधानी होती है, ये वर्तमान जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो सियालकोट वाला इलाका है जिसको शाकल कहा जाता था, तो इनकी जो राजधानी होती है शाकल होती है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए जाएंगे वो हिंद यूनानियों के द्वारा ही जारी किए जाएंगे। सबसे पहले भारत में जो सोने के सिक्के जारी किए जाएंगे, तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट बात है। उसके बाद बात कर लीजिए तो ये भी एक फैक्चुअल बात है कि सबसे पहले राजा की तस्वीर वाले सिक्के जारी करते हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हेलेनिस्टिक आर्ट जो कि यूनान की कला है, इसी का एग्जाम्पल है गांधार कला। गांधार कला की बात कर ली जाए तो ये हेलेनिस्टिक आर्ट का ही एग्जाम्पल है। उत्तर भारत में गांधार कला का काफ़ी विकास हुआ, जो कि किसका एग्जाम्पल है? गांधार कला हेलेनिस्टिक आर्ट का एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। यूनानी कला है हेलेनिस्टिक आर्ट, इसी का एग्जाम्पल है गांधार कला। उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा, असल में होता क्या है कि आपने देखा होगा मंच पर ये जो पर्दा है जिसको यवनिका बोला जाता था, तो पर्दे का जो प्रचलन शुरू किया जाता है भारत में वो किनके द्वारा किया जाता है? हिंद यूनानियों के द्वारा ही किया जाता है। असल में आपने देखा होगा मंच पर कोई नाटक को प्रस्तुत किया जाता है तो जो पर्दा होता है,
तो पर्दा वाला जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो किनके द्वारा लाया गया? हिंद यूनानियों के द्वारा लाया गया। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, पर्दे अर्थात यवनिका का जो प्रचलन है भारत में हिंद यूनानियों के द्वारा ही आता है। उसके बाद बात करें तो हिंद यूनानियों के बाद शक आएंगे। शकों की बात कर ली जाए तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि जो शकों के प्रथम शासक होता है वो कौन होता है? मेउस होता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि शकों को ऐसा कहा जाता है कि एक स्थानीय राजा होता है उज्जैन का, उज्जैन में एक स्थानीय राजा होता है जिसके द्वारा शकों को पराजित किया जाता है। तो शकों को पराजित करने के लक्ष्य में ये जो स्थानीय राजा होता है इसने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की 57 ईसा पूर्व में, और इसी दिन विक्रम संवत की शुरुआत की जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। संवत का अर्थ होता है साल, वर्ष, ठीक है। तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत जो होती है इसी वजह से होती है, ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि शकों का सबसे जो प्रभावशाली शासक होता है, सबसे प्रभावशाली शासक, सबसे विख्यात शासक वो होता है रुद्रदामन प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूर ध्यान रख लीजिएगा। सबसे विख्यात शक शासक होता है रुद्रदामन प्रथम। और इसके द्वारा देखिएगा कि असल में होता क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल होता है, अभी वर्तमान जो गुजरात वाला इलाका है उधर की तरफ, पुष्यगुप्त वैश्य, इसके द्वारा यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया जाता है। तो इसी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया जाता है किसके द्वारा? रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। इसी सुदर्शन झील की मरम्मत कराई जाती है किसके द्वारा? रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रख लीजिएगा। और रुद्रदामन का ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट है कि रुद्रदामन का ही एक अभिलेख है जूनागढ़, अर्थात गिरनार अभिलेख के नाम से भी आप जानते होंगे। गिरनार की पहाड़ियों में ये अभिलेख है, ये भी गुजरात में पड़ता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि जूनागढ़ या फिर गिरनार अभिलेख की बात कर ली जाए तो ये रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, जो कि विशुद्ध संस्कृत भाषा में है, ठीक है। इस अभिलेख की बात कर ली जाए तो विशुद्ध संस्कृत भाषा में है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं पार्थियाओं की। तो इनके टाइम की बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ बातें नहीं हैं, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि पार्थियाई या फिर पहलवों की बात कर ली जाए तो इनके जो प्रसिद्ध राजा होते हैं वो कौन होता है? गोंडोफर्निज, ठीक है। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, फैक्चुअल बात है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो ध्यान रखने वाली है वो ये ध्यान रख सकते हैं कि इसी के टाइम में सेंट टॉमस नाम का एक विदेशी यात्री आता है, असल में ईसाई धर्म प्रचार के लिए आता है। तो ये बस आप ध्यान रख सकते हैं गोंडोफर्निज के टाइम में। गोंडोफर्निज कौन है? पहलवों का एक प्रसिद्ध राजा है, ठीक है। इसी के टाइम में एक विदेशी यात्री आता है सेंट टॉमस, मुख्य रूप से ईसाई धर्म प्रचार के लिए। तो ये सारी बातें। उसके बाद जो महत्वपूर्ण वंश है, सबसे महत्वपूर्ण वंश वो है कुषाण वंश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंश है। अगर इन चारों में बात कर ली जाए तो इन चारों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुषाण वंश। कुषाण वंश की बात कर ली जाए तो कुषाण वंश का जो संस्थापक होता है वो कौन होता है? कुजुल कड़फिसेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके द्वारा जो सिक्के जारी किए जाते हैं केवल तांबे के सिक्के जारी किए जाते हैं। और कुजुल कड़फिसेस के बाद में आएगा विम कड़फिसेस। दो कड़फिसेस होते हैं, एक कुजुल कड़फिसेस, एक विम कड़फिसेस। तो विम कड़फिसेस की बात कर ली जाए तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि दूसरा कड़फिसेस है, ठीक है। तो इसको असल में वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में कुषाण वंश का। और इसके द्वारा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्कृष्ट स्वर्ण सिक्के जारी किए जाते हैं। उत्कृष्ट बेस्ट क्वालिटी के सोने के सिक्के जो जारी किए जाते हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? विम कड़फिसेस के द्वारा। असल में भारत में जो सोने के सिक्के जारी किए जाते हैं सबसे पहले हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किए जाते हैं। लेकिन उत्कृष्ट स्वर्ण सिक्कों की बात कर ली जाए, बेस्ट क्वालिटी के स्वर्ण सिक्कों की बात कर ली जाए, वो किनके द्वारा जारी किया जाता है? कुषाण वंश के विम कड़फिसेस के द्वारा, विम कड़फिसेस के द्वारा। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट शासक आएगा वो होगा कनिष्क। कनिष्क की बात कर ली जाए तो कुषाण वंश का सबसे महान शासक होगा। इस वंश का सबसे महान शासक होता है कौन? कनिष्क। और कनिष्क के दरबार में जो विद्वान होते हैं उनका नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। एक तो आप देखेंगे चरक को, उसके बाद नागार्जुन को देखेंगे, पार्श्व को देखेंगे, वसुमित्र को देखेंगे और एक अश्वघोष को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। चरक की बात कर ली जाए तो चरक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक के बारे में आपको पता है कि ये भारतीय चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। चरक
जो कि आयुर्वेद के विख्यात विद्वान होते हैं। अगर बात कर लीजिए चरक की, तो ये आयुर्वेद के विख्यात विद्वान होते हैं जिनको भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है, ये आपको पता है। साथ ही ये भी ध्यान रख लीजिए कि भारतीय यहाँ पर है शल्य चिकित्सा का जो जनक कहा जाता है, मतलब सर्जरी का जो जनक कहा जाता है, वो किनको कहा गया है? सुश्रुत को। तो चूंकि इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। चरक जो है ये भारतीय चिकित्सा के जनक है, और सुश्रुत की बात कर ली जाए तो ये शल्य चिकित्सा के जनक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूर ध्यान रख लीजिएगा। नागार्जुन की बात हमने पहले भी कर ली है, शून्यवाद के ये प्रवर्तक रहे हैं। इनको भारत का आइंस्टीन कहा गया है, तो ये सब बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। पार्श्व की बात कर ली जाए तो ये कनिष्क के राजगुरु होते हैं, और वसुमित्र की बात कर ली जाए तो आपको अगर याद हो तो चौथी जो बौद्ध संगीति होती है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में, तो वो वसुमित्र की अध्यक्षता में ही बौद्ध संगीति कराई जाती है, जहाँ पर आप देखिएगा कि बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, एक तो हीनयान और दूसरा महायान। और कनिष्क की बात कर ली जाए तो इस महायान संप्रदाय का संरक्षक होता है। विशेष रूप से अगर बात कर ली जाए तो ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो महायान संप्रदाय आता है, यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिया है, महायान संप्रदाय को संरक्षण प्रदान करता है कौन? कनिष्क। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। राजकवि की बात कर लीजिए तो हाँ, अश्वघोष की बात कर ली जाए तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इनकी कुछ एक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक तो है सौंदरानंद, एक है बुद्धचरित और एक है सारिपुत्र प्रकरण। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, ध्यान रख लीजिएगा, रचनाएं हैं, ठीक है। और कनिष्क की बात कर ली जाए तो कनिष्क की जो राजधानी होगी आप देखिएगा पुरुषपुर अर्थात पेशावर। दूसरी राजधानी जो होती है मथुरा होती है। उसके बाद देखिएगा कि जैसे 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की जाती है, और वैसे ही कनिष्क के द्वारा गद्दी पर बैठने के समय ही शक संवत की शुरुआत की जाती है 78 ईस्वी में। तो ये जो संवत है, एक तो विक्रम संवत है 57 ईसा पूर्व, दूसरा हो जाएगा आपको शक संवत 78 ईस्वी, और आगे आएगा गुप्त संवत 319 ईस्वी। तो तीनों आप ध्यान रख लीजिएगा, मैं आगे फिर से रिकॉल करा दूंगा। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की जाती है 78 ईस्वी में। और आप ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत सरकार के द्वारा शक संवत का प्रयोग किया जाता है। असल में भारत का ये राष्ट्रीय संवत है। तो ये सारी बातें हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि जो कनिष्क होता है, कनिष्क के द्वारा रेशम मार्ग पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, रेशम मार्ग पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। असल में होता क्या है कि आपने सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि चीन के हान राजवंश के द्वारा रेशम मार्ग की स्थापना की गई थी। जो रेशम मार्ग है ये एशिया, यूरोप और जो अफ्रीका है इनको जोड़ता था। असल में ये व्यापारिक मार्ग था। तो इसकी बात कर ली जाए तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है भारत में, कनिष्क के द्वारा। इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। और कनिष्क से ही संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात है, एक अभिलेख मिलता है अफगानिस्तान में, रबातक एक जगह है वहाँ से। तो रबातक अभिलेख की बात कर ली जाए तो इसमें बहुत सारे वर्णन किए गए हैं, लेकिन उसमें एक बात ये लिखी गई है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी तो आपको यही ध्यान रखना है कि रबातक अभिलेख जो है ना ये कनिष्क से संबंधित है। और हाँ, रेशम मार्ग की बात आई है तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार जो है सबसे पहले चीन में ही हुआ था। तो ये एक फैक्चुअल बात है, आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात कर ली जाए तो कुषाण वंश का जो अंतिम शासक होता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो महत्वपूर्ण बात है वो होता है वासुदेव। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद कुछ एक फैक्चुअल बात है कुषाण वंश से संबंधित, तो इनको आप ध्यान रख सकते हैं कि जो कला की गांधार शैली एवं जो मथुरा शैली है, इनका जो विकास है ये कुषाण काल में ही होता है, इसी काल में फलता फूलता है। और ये बात ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुषाण शासक जो थे ना, कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि प्राप्त की थी, ये भी कुषाण शासक थे, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि कनिष्क के द्वारा भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की शुरुआत की जाती है। तो ये सारी बातें हैं। इसके गुप्त साम्राज्य की बात कर ली जाए तो इसका जो टाइम पीरियड होता है लगभग 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। तो मोटा मोटी ये आप टाइम पीरियड ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा गुप्त साम्राज्य का जो विस्तार होगा ये लगभग देखिएगा कि अधिकांशतः जो भारतीय उपमहाद्वीप है उस पर गुप्त साम्राज्य का शासन होगा। और उत्तर भारत की बात कर ली जाए तो पूरे उत्तर भारत पर गुप्त साम्राज्य का शासन होता है। इधर साउथ की तरफ भी आप देख सकते हैं, और पूरे उत्तर भारत पर तो गुप्त साम्राज्य का शासन होता ही है।
और इसी के साथ आप देखिएगा कि गुप्त काल में कला की बात कर ली जाए, कला की बात हम आगे करेंगे, साहित्य की बात कर ली जाए, इसी टाइम में कालिदास होते हैं, विज्ञान की बात कर ली जाए, खगोल विज्ञानी आपने वराहमिहिर का नाम सुना होगा, और फिर संस्कृति की बात कर ली जाए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति हुई है गुप्त काल में, जिसकी वजह से गुप्त काल को, गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल की बात कर ली जाए, ये याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है गुप्त काल को। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि चलिए एक एक करके सारी बातें हम देख लेते हैं गुप्त साम्राज्य से संबंधित। यहाँ देखिएगा कि गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना होगी वो होगी श्रीगुप्त के द्वारा। श्रीगुप्त को आदिराज के नाम से भी जाना जाता है, तो कुछ एक फैक्चुअल बातें ही आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि श्रीगुप्त के बाद जो शासन करने आएगा वो आएगा घटोत्कच, श्रीगुप्त का पुत्र। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पर ज़्यादा कुछ जानने के लिए, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो टाइम आता है चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम का, यहीं से गुप्त साम्राज्य की उल्लेखनीय प्रगति की शुरुआत होगी। इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। लेकिन गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? श्रीगुप्त के द्वारा। वास्तविक संस्थापक किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। तो ये दोनों बातें ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि जैसे आपने देखा था कि 57 ईसा पूर्व में, ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत होती है। वैसे ही 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती है। वैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासन शुरू होगा उसी के टाइम से, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत होगी। तो ये बातें हैं, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद चलिए चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उनको देख लेते हैं। उसके बाद बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि वास्तविक संस्थापक है गुप्त साम्राज्य का। इस वंश का पहला प्रसिद्ध राजा होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो विवाह होता है वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से होता है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि एक और महत्वपूर्ण बात है चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित। ये पहला गुप्त होता है, प्रथम गुप्त होता है सोने के सिक्के जारी करने वाला। और सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा, सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। ठीक है, तो सोने के सिक्के जारी करने वाला ये पहला गुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम, नाम ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद टाइम आएगा समुद्रगुप्त। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। समुद्रगुप्त की बात कर ली जाए तो देखिएगा समुद्रगुप्त के टाइम में बहुत ज़्यादा विस्तार होगा गुप्त साम्राज्य का। और देखिएगा कि समुद्रगुप्त जो है ये सैकड़ों युद्ध जीतता है, 100 से अधिक युद्ध जीतता है, जिसकी वजह से इसको 100 युद्धों का विजेता के नाम से भी जाना जाता है। और एक पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट स्मिथ की। इस बुक में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन नाम से वर्णन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को। किसके द्वारा? विंसेंट स्मिथ के द्वारा। और ये वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो विंसेंट स्मिथ की पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। बुक ध्यान रख लीजिएगा, राइटर ध्यान रख लीजिएगा। और भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। ठीक है, उसके बाद कुछ एक अन्य जो उपाधियाँ प्राप्त हुई हैं समुद्रगुप्त को, ये है पराक्रमांक है, अश्वमेध करता है, अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त को पृथ्वी का प्रथम वीर कहा गया है। पृथ्व्या प्रथम वीर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। और समुद्रगुप्त में एक विशेष बात और देखिएगा कि ये साहित्य का जानकार था, संगीत का प्रेमी था। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसको कविराज की भी उपाधि प्राप्त है। इसके अलावा महान संगीतज्ञ एवं संगीत प्रेमी भी था समुद्रगुप्त। ठीक है, देखिएगा कि जो भी उस टाइम के सिक्के थे, समुद्रगुप्त ने जो सिक्के जारी किए थे, तो सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। इससे ये जानकारी प्राप्त होती है, इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है ये संगीत का प्रेमी था, वीणा बजाना जानता था। ये सारी बातें हैं, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद समुद्रगुप्त का जो ये प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति की बात कर लीजिए तो ये ध्यान रख लीजिएगा, इसके जो रचयिता हैं हरिसेन हैं। हरिसेन जो है ये दरबारी कवि हैं समुद्रगुप्त के, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जो प्रयाग प्रशस्ति है
और ये प्रशस्ति है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कार्यों का वर्णन किया गया होगा, समुद्रगुप्त की विशेषताओं का वर्णन किया गया होगा हरिसेन के द्वारा। खैर, आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति के जो रचयिता है वो कौन है, हरिसेन है। हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति में कुछ एक बातें और ध्यान रख सकते हैं कि देखिएगा कि यहाँ पर अशोक तथा जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है कहीं कहीं पर। ठीक है, इस प्रशस्ति में। उसके बाद बात करें तो देखिएगा कि समुद्रगुप्त के बाद जो सबसे प्रभावशाली गुप्त शासक होगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के टाइम में गुप्त साम्राज्य का काफ़ी उत्कर्ष होगा, गुप्त साम्राज्य जो है अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कुछ एक और महत्वपूर्ण बातों की बात कर जाए तो यहाँ पर देखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, ऐसा कहा जाता है, देखिए मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ कि चंद्रगुप्त द्वितीय का एक बड़ा भाई होगा रामगुप्त, जो उतना प्रभावशाली नहीं होता है, उतना शक्तिशाली नहीं होता है, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि रामगुप्त जो होगा ये अपनी वाइफ ध्रुव देवी को ही शकों को सौंप देता है। जिसके बाद देखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुस्सा हो जाएगा। उसके बाद इसके द्वारा रामगुप्त की भी हत्या कर दी जाती है और शकों को तो पराजित किया ही जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। पराजित करने के बाद जो रामगुप्त की वाइफ होती हैं ध्रुव देवी, तो ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है चंद्रगुप्त द्वितीय। हालांकि इसके अलावा भी चंद्रगुप्त द्वितीय की एक वाइफ होती है कुबेर मंगा, नागराज कुमारी होती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम है वो मैंने यहाँ पर लिखा है ध्रुव देवी। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसी ध्रुव देवी से एक पुत्र उत्पन्न होगा कुमार गुप्त प्रथम, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद बात कर लिया तो कुछ एक उपाधियां प्राप्त हुई हैं, जो महत्वपूर्ण उपाधियां हैं उनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। और ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा कि शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में जो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है ये उपाधि प्राप्त करता है विक्रमादित्य की, शक विजय के उपरांत विक्रमादित्य की। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके साथ ही एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि शक विजय के उपरांत ये चांदी के सिक्के जारी करता है। तो पहला गुप्त होता है, प्रथम गुप्त होता है जिसके द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम जो होता है उसके द्वारा सोने के सिक्के जारी किए जाते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद कुछ एक जो महत्वपूर्ण उपाधियाँ हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं उनकी बात कर ली जाए तो जो साची का अभिलेख है, साची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज से संबोधित किया गया है। वैसे ही प्रवरसेन अभिलेख में देवगुप्त से संबोधित किया गया है। तो ये सब बातें आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद देखें तो हाँ, ये ध्यान आप रख सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ही बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से, फाह्यान भारत आता है, चीनी यात्री फाह्यान भारत आता है। उसके बाद देखिएगा कि उदयगिरी जो अभिलेख है इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित एक वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उद्देश्य होता है ये होता है संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, उदयगिरी अभिलेख में ये उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखिएगा कि विष्णुपद जो पर्वत है यहाँ पर विष्णु ध्वज की स्थापना की जाती है और ये उल्लेख कहाँ पर मिलता है, मेहरौली अभिलेख में। और ये अभिलेख कहाँ पर पड़ता है, ये दिल्ली में पड़ता है, जो कि अभी फ़िलहाल में आप देखिएगा कि वर्तमान में ये कुतुब मीनार के पास है। ठीक है, मेहरौली अभिलेख। और विष्णुपद पर्वत आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो शासनकाल में उसके दरबार में जो नवरत्न होते हैं उनका नाम इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो होता है कालिदास। कालिदास से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनको हम आगे देख लेंगे। जो पुस्तकों वाली जो सीरीज होगी ना, जहाँ पर सारी पुस्तकें होंगी, वहाँ पर कालिदास की जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको वहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कालिदास की बात कर लिया तो आपको पता है कि कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नवरत्न में शंकु थे जो एक आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे, अमर सिंह थे जो कि एक कोशकार थे, धन्वंतरी थे, चिकित्सक थे वो, क्षपणक की बात कर ली जाए ये ज्योतिष थे, बेताल भट्ट की बात कर ली जाए, वररुचि की बात कर ली जाए तो ये व्याकरण के जानकार थे। उसके बाद घट करपर की बात कर लेते हैं, ये कूटनीतिज्ञ थे। और उसके बाद वराह मिहिर जो एक खगोल विज्ञानी थे। तो ये सब महत्वपूर्ण नाम हैं, इनके नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। बस रिवीजन के क्रम में एक दो नज़र देखते रहिएगा कि नवरत्न के अंतर्गत कौन कौन से नाम आते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं है, तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें
तो जो एक महत्वपूर्ण नाम और है, चंद्रगुप्त द्वितीय के एक राजकवि होते हैं, उनका नाम होता है शाप। तो ये आप अलग से ध्यान रख सकते हैं। और इनके टाइम में जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता है वो पाटलिपुत्र होता है, उज्जैनी होता है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी जो मैंने हाईलाइट किया है उन पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पुत्र आएगा कुमारगुप्त प्रथम। इसकी बात करें तो इसको महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है और इसके टाइम में ही सबसे ज़्यादा अभिलेख जारी किए जाते हैं। मतलब सर्वाधिक गुप्तकालीन जो अभिलेख देखने को मिलते हैं वो कुमारगुप्त प्रथम के टाइम में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसमें से कुछ एक अभिलेख मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे तुमुन अभिलेख की बात कर ली जाए, ये मध्य प्रदेश में है। इसमें उल्लेख किया गया है कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य के रूप में। तुमुन अभिलेख में शरदकालीन सूर्य कहा गया है कुमारगुप्त प्रथम को, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम के टाइम में एक और अभिलेख, महत्वपूर्ण अभिलेख है, ये ध्यान रख लीजिएगा, मंदसौर अभिलेख। ठीक है, इस अभिलेख की जो रचना की जाती है ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कवि वत्स भट्टी के द्वारा। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान जरूर रख लीजिएगा। और उसके बाद बात आती है स्कंदगुप्त की, जो कि गुप्त वंश का अंतिम महान शासक होगा, जिसको उपाधि प्राप्त हुई है क्रमादित्य की, विक्रमादित्य की। तो ये कुछ एक उपाधियाँ हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया है कि गुप्त वंश का जो अंतिम महान शासक होगा वो कौन होगा, स्कंदगुप्त। और इसके द्वारा देखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण कराया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि रुद्रदामन प्रथम के द्वारा उसकी मरम्मत कराई जाती है। लेकिन पुनः मरम्मत जो कराई जाती है गुप्त काल में, वो कराई जाती है स्कंदगुप्त के द्वारा। सुदर्शन झील की मरम्मत फिर से कराई जाती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी रुद्रदामन प्रथम वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिएगा कि इसी के टाइम में हुणों का आक्रमण शुरू होता है। तो हुणों का जो पहला आक्रमण होगा भारत पर वो स्कंदगुप्त के टाइम में होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान जरूर रख लीजिएगा। और इसमें स्कंदगुप्त विजय भी होता है। और ये बात, हुणों का जो पहला भारतीय आक्रमण होता है इसका उल्लेख भी मिलता है एक अभिलेख में, भीतरी अभिलेख में। भीतरी जो है ये जगह है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो भीतरी अभिलेख में ये उल्लेख मिलता है हुणों का जो पहला भारतीय आक्रमण होता है। ठीक है, जिसमें स्कंदगुप्त विजयी होता है। और इसी अभिलेख में स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य नाम से संबोधित किया गया है। तो ये सब बात है। और उसके बाद बात करें तो देखिए गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है वो ये ध्यान रख लीजिएगा कि गुप्त वंश का जो अंतिम शासक होगा वो होगा विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत, उनकी बातें हमने कर ली है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है। अगर गुप्त साम्राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो यही से पूछे जाएंगे। गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत जो भी वंश आते हैं, जैसे मैत्रक वंश हो गया, मौखरी हो गया, वर्धन वंश हो गया, परवर्ती गुप्त हो गए, गौड़ वंश आदि हो गए। ठीक है, लेकिन गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत जो प्रमुख वंश है वो है वर्धन वंश। तो मुख्य रूप से हम वर्धन वंश की बात करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण भी है। लेकिन उससे पहले गुप्त काल से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे गुप्त काल के प्रशासन की बात कर ली जाए तो गुप्त काल में केंद्रीय शासन का वह नियंत्रण देखने को नहीं मिलता है जो मौर्य काल में था। लेकिन प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए गुप्त काल के अंतर्गत भी जो प्रशासनिक क्षेत्र थे उनको बहुत सारी इकाइयों में विभक्त किया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं भुक्ति है, उसके बाद विषय है, उसके बाद विधि है, और सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई है वो ग्राम है। लेकिन कहीं कहीं पर संभवतः मतलब जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई है उसको कहीं कहीं पर देश माना गया है, क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख जो है ना उसमें सौराष्ट्र को एक देश कहा गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि सम्राट के द्वारा जो प्रत्यक्ष शासित क्षेत्र था, जो डायरेक्ट नियंत्रण में था सम्राट के, उसको कहीं कहीं पर संभवतः देश कहा गया है। जिसका जो प्रशासक होता था उसको क्या कहा गया है, गोपना कहा गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, प्रशासनिक इकाई में प्रांत, जो साम्राज्य होता था, अभी की भी बात करें तो देखिए देश है, देश के बाद उससे छोटी जो इकाई है प्रांत है, उससे छोटी जो इकाई है फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर ब्लॉक है, ग्राम है। वैसे ही उस समय जो पूरा साम्राज्य होता था, साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारे प्रांत होते थे। प्रांत के अंतर्गत देखिएगा
बहुत सारे विषय बनाए गए थे। इसको आप जिला समझ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट समझ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बहुत सारी विथियाँ थी, ठीक है, जिसको आप ब्लॉक समझ सकते हैं। विथियों के अंतर्गत बहुत सारे गांव थे, ग्राम थे, ठीक। तो इसको ऐसे ध्यान में रखते हुए जो भी इनके प्रशासक थे, प्रमुख प्रशासक, इनका नाम ध्यान रख लीजिए। जैसे भुक्ति का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो प्रशासक होता था, वो कौन होता था? गवर्नर, जिसको क्या कहा गया है गुप्त काल के अंतर्गत उपरिका। उसके बाद विषय की बात कर ली जाए तो विषय का जो प्रशासक होता था उसको विषयपति कहा गया है। विधि की बात कर ली जाए तो नगरपति, और ग्राम की बात कर ली जाए तो ग्रामिका कहा गया है। तो ये सारी इकाइयाँ हैं, इनको आप जरूर ध्यान रख लीजिए, कम ध्यान रख लीजिएगा। भुक्ति, उसके बाद विषय, उसके बाद विधि, उसके बाद ग्राम, तो ये क्रम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं गुप्त काल के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण हैं, उनकी बात कर ली जाए तो आप ध्यान रख सकते हैं कुमारमात्य। कुमारमात्य की बात कर ली जाए तो ये सर्वोच्च अधिकारी होते थे जो राजा के सहायक के रूप में कार्य करते थे। मतलब इनकी जो हैसियत थी वो राजकुमार जैसी हैसियत थी, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। कुमारमात्य जो होते थे वो सर्वोच्च अधिकारी होते थे। उसके बाद महादंड नायक की बात कर ली जाए तो ये नाम से आपको प्रतीत हो रहा होगा, ये दंड के लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी होते थे, जैसे कि आजकल आप देखते हैं न्यायाधीश को, ठीक। तो ये तो नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है। उसके बाद संधि विग्रहिका की बात कर ली जाए तो ये देख लीजिए, संधि से ही आप समझ पा रहे होंगे, जो संधि कराने का काम करता था, ठीक। तो युद्ध एवं शांति का जो अधिकारी होता था उसको क्या कहा गया है? संधि विग्रहिका। तो संधि से आप ध्यान रख लीजिएगा, आसानी से ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद गुप्त काल के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की बात कर ली जाए तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी अगर बात कर ले तो देखिए, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि सर्वाधिक जो स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे वो गुप्त राजाओं के द्वारा ही जारी किए गए थे। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ये मैंने पहले भी बताया है। लेकिन सबसे पहले अगर बात कर ली जाए, सबसे पहले बात कर ली जाए कि स्वर्ण सिक्के बड़े पैमाने पर किनके द्वारा जारी किया गया था, तो वो कुषाणों के द्वारा, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। लेकिन सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जो जारी किए जाते हैं गुप्त राजाओं के द्वारा जारी किए जाते हैं बाद में, तो ये बात है, आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद गुप्त काल के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र होता था वो कौन होता था? उज्जैन। तो ये एक फैक्चुअल बात है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद भू राजस्व दर की बात कर ली जाए तो ये सामान्यतः देखिएगा कि उपज की 1/4 से लेकर उपज के 6वें भाग तक ये दर होती थी, जिसमें मुख्य रूप से जो दर रखी जाती थी वो 1/6। तो 1/6 आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। 1/6 मतलब उपज का जो 6वां भाग होता था वो टैक्स के रूप में दिया जाता था। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लीजिए 24 kg अनाज का उत्पादन हुआ, उस समय की बात करें तो ये एग्जाम्पल के रूप में मैं ले रहा हूँ, 24 kg तो बहुत कम हुआ। तो 24 kg का जो 6वां भाग होगा वो क्या हो जाएगा? ये काट दीजिए, 6 से 4 बार में कट जाएगा। तो 4 kg जो होता था ये टैक्स के रूप में दे दिया जाता था, ठीक। ये आप समझ पाए होंगे। तो आप भू राजस्व दर की बात करें तो 1/6 जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद बंधुआ मजदूरी या फिर बेगार की बात कर ली जाए। बेगार कहने का मतलब ये हुआ कि उसको बिना मजदूरी दिए हुए काम कराना, उससे किसी व्यक्ति को बिना मजदूरी दिए हुए उससे काम कराना बेगार होता है। तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, वो होता है विष्टि। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, विष्टि अर्थात बंधुआ मजदूरी या फिर बेगार। उसके बाद बात कर ली जाए तो सेना भक्ति की, देखिए तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस समय होता क्या था कि सेना जब भी किसी गांव से गुजरती थी तो वहाँ के जो लोग थे, उस गांव के जो लोग थे उनके द्वारा सेना को भोजन दिया जाता था। इसको क्या कहा गया है? सेना भक्ति कहा गया है। तो ये तो आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है, तो बस आप देख सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद देखिएगा कि कृषि के आधार पर भूमि के कुछ एक प्रकार है जो महत्वपूर्ण है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इनको भी देख लीजिए। जैसे कि एक तो हो गया क्षेत्र क्षेत्र भूमि की बात कर ली जाए तो ये कृषि करने योग्य भूमि होती थी, मतलब जिस पर कृषि की जा सकती थी। उसके बाद वास्तु की बात कर ली जाए तो ये रहने योग्य भूमि, जहाँ पर लोग रह सकते थे, निवास कर सकते थे, ठीक। जैसे आपने सुना होगा ना कि घर का वास्तु ऐसा है, वास्तुकार, ये सब नाम आपने सुना होगा। तो वास्तु से ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद चारागाह की बात कर ली जाए तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि चारा के लिए जो भूमि अलॉट की जाती थी, ठीक, जो पशु होते थे उनके चारा के लिए। उसके बाद खेल की बात कर ली जाए तो ये महत्वपूर्ण है, वैसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, नहीं जोतने योग्य जो भूमि होती थी
उनको क्या कहा जाता था, खिल। तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अप्रहत, मतलब बिना जोती गई जो जंगली भूमि होती थी, जो जंगली भूमि बिना जोती हुई होती थी, उसको क्या कहा गया है, अप्रहत, बिना जोती गई जंगली भूमि। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि गुप्त काल के अंतर्गत जो व्यापारी होते थे, इनके मुख्य रूप से 2 वर्ग देखने को मिलते हैं। एक को तो कहा गया श्रेष्ठी, नाम से ही प्रतीत हो रहा है श्रेष्ठ होगा ये। श्रेष्ठी की बात कर ली जाए तो ये विशेष रूप से देखिएगा कि एक मतलब मुखिया के रूप में कार्य करता था। मुखिया या फिर बैंकर आप समझ सकते हैं, बैंकर, साहूकार। तो मुखिया, बैंकर या फिर साहूकार के रूप में ये काम करते थे श्रेष्ठी, मतलब किसी को जरूरत पड़ने पर पैसे देते थे, ठीक है, लोन समझ लीजिए, कर्ज देते थे। और उसके बाद एक जो ग्रुप है व्यापारियों का, उसके जो प्रमुख होते थे उनको क्या कहा गया है, सार्थवाह। तो सार्थवाह की बात कर ली जाए तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर ही दिया है, जो व्यापारिक समूह होता था, या फिर विशेष रूप से बात कर ली जाए तो ये जो व्यापारियों का काफिला होता था, जो घूमकर व्यापार करते थे, उनका जो नेता होता था उसको कहा जाता था सार्थवाह। तो ऐसे आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 वर्ग हैं, व्यापारियों के 2 वर्ग देखने को मिलते हैं, एक तो श्रेष्ठी और एक सार्थवाह। बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद गुप्तकालीन बहुत सारे मंदिर है, लेकिन कुछ एक प्रसिद्ध मंदिर है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है। उनकी बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर की बात कर ली जाए तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के देवगढ़ में ये मंदिर बनाया गया है, और ये ईंटों द्वारा बनाया गया है। ऐसा इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है कि ये ईंटों द्वारा बनाया गया है, क्योंकि उस समय जो भी मंदिर मुख्य रूप से बनाए जाते थे, देखिएगा कि पत्थर से ही बनाए जाते थे। एक आकस्मिक पत्थर देख सकते हैं, एक ही पत्थर को काट कर मंदिर को बना दिया जाता था, ठीक। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि दशावतार मंदिर की बात कर ली जाए तो ये ईंटों द्वारा निर्मित है, ठीक है। और ये मंदिर किसको समर्पित है, विष्णु को, और ये बेतवा नदी के तट पर है। तो ये कुछ एक बातें आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावे कुछ एक मंदिर है, इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे भीतरगांव मंदिर है, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। ये भी ईंटों द्वारा निर्मित है और विष्णु को समर्पित है, ठीक, भगवान विष्णु का ये मंदिर है। उसके बाद नचना कुठार की बात कर ली जाए तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना में ये मंदिर बनाया गया है, जो कि देवी पार्वती को समर्पित है। ये सब गुप्त काल से संबंधित मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर है। उसके बाद कुछ एक अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं गुप्त काल के अंतर्गत बात कर ली जाए तो ये आप समझ सकते हैं कि गुप्त शासक जो थे वो वैष्णव धर्मावलंबी थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे विशेष रूप से अगर बात कर ली जाए तो। इसलिए आप देखिएगा कि गुप्तों का जो राज्य चिन्ह था, झंडे पर जो निशान देखिएगा वो गरुड़ का देखिएगा। गरुड़ कौन है, विष्णु का वाहन, ठीक। तो गुप्तों का जो राज्य चिन्ह था वो गरुड़ था, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद बात कर ली जाए तो देखिए गुप्तकालीन जो भी नाटक देखेंगे, संस्कृत नाटक देखेंगे, तो संस्कृत नाटक में भी जो स्त्री और शूद्रों की भाषा होती थी, स्त्री और शूद्रों की भाषा होती थी वो प्राकृत होती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो स्त्री और शूद्रों की भाषा प्राकृत होती थी, लेकिन जो उच्च वर्ग थे उस समय उनकी जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी, और स्त्री और शूद्रों की जो भाषा थी वो क्या थी, प्राकृत थी। देखिए मेरी तरफ से डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की जा रही, ये जो लिखा हुआ है आपको एग्जाम के लिए बस ध्यान रखना है कि उच्च लोगों की भाषा संस्कृत और स्त्री और शूद्रों की भाषा प्राकृत, ठीक है। बस आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है, सो कॉल्ड शूद्र। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है वो गुप्तकालीन अभिलेख है। ये भानुगुप्त का अभिलेख है, एरण अभिलेख, एरण जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो एरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है, महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। उसके बाद भारत में अगर शतरंज के उद्भव की बात कर ली जाए तो ये गुप्त काल में होती है, लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी में, ठीक है, मोटा मोटी। तो ये आपको ध्यान रख लेना है हल्का फुल्का कि भारत में जो शतरंज का उद्भव होता है गुप्त काल में होता है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया ही है कि सोने के जो सिक्के हैं उनको क्या कहा गया है, दिनार कहा गया है, और चांदी के जो सिक्के हैं इनको क्या कहा गया है, रूपक कहा गया है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद गुप्तकालीन एक और महत्वपूर्ण स्थल है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, धमेख स्तूप, तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, कुछ ये फैक्चुअल बातें हैं। हाँ, उसके बाद गुप्तकालीन जो बंदरगाह हैं
व्यापार के लिए जो प्रयोग किए जाते थे, इसमें आप देख लीजिएगा पूर्वी तट पर वही ताम्रलिप्ति, पहले भी आप देख चुके हैं ताम्रलिप्ति, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में घंटचाला है। ये पूर्वी तट पर प्रमुख बंदरगाह है गुप्तकालीन। इसके पहले भी ये बंदरगाह है, लेकिन गुप्त काल के अंतर्गत अगर बात कर ली जाए तो कर ली जाए कि व्यापार के लिए कौन से बंदरगाह प्रयोग किए जाते थे, तो ये हो गए। उसके बाद पश्चिमी तट पर देखिएगा कि भड़ौच है, गुजरात में महत्वपूर्ण है, ये ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में सोपारा भी है, तो इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि गुप्त काल के अंतर्गत ही माने इन्हीं के शासन के टाइम में एक चीनी यात्री आता है सुंगयुन 518 ईस्वी में। तो ये एक फैक्चुअल बात है, आप ध्यान रख सकते हैं, कभी कभी क्रम से सजाने को दे देता है। और इसके अलावे एक और चीनी यात्री है, गुप्त काल से संबंधित नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं, इत्सिंग। ठीक, ये आता है 671-72 ईस्वी में भारत, और 675 से 85 ईस्वी तक ये स्टडी करता है कहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय में। इसके अलावा एक और बात आप ध्यान रख सकते हैं इत्सिंग से संबंधित, कि 3 साल तक संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी, कहाँ पर, ताम्रलिप्ति में, पश्चिम बंगाल में इत्सिंग ने। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि गुप्त काल के अंतर्गत नगरों का, जो नगर थे, उनका क्रमिक पतन शुरू हो गया था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि आखिर तक जो जैसे पाटलिपुत्र है वो एक गांव जैसा हो गया था, ग्राम जैसा हो गया था। तो नगरों का जो क्रमिक पतन वाली घटना है, ये किससे संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। ये एक फैक्चुअल बात है, आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं गुप्तोत्तर काल की। तो देखिएगा कि गुप्त वंश के पतन के बाद बहुत सारे छोटे मोटे राज्यों का उदय होगा, राजवंश का उदय होगा। जैसे मैत्रक वंश देख सकते हैं। ठीक, मैत्रक वंश की बात कर ली जाए तो ये आपको वर्तमान जो गुजरात है, गुजरात और सौराष्ट्र वाला जो इलाका है, उधर की तरफ ये पाया जाता था। उसके बाद मौखरी वंश की बात कर ली जाए, मौखरी राजवंश की बात कर ली जाए, तो ये जो गंगा यमुना दोआब है, मतलब इनकी जो राजधानी थी कन्नौज थी, तो इससे आप समझ सकते हैं। और उसके बाद वर्धन या फिर पुष्यभूति वंश की बात कर ली जाए, तो इसकी बात हम डिटेल्स में करेंगे। परवर्ती गुप्त की बात कर ली जाए, परवर्ती गुप्त की बात करें तो गुप्त वंश के जो भी वंशज बचे, तो उनके द्वारा जो छोटा मोटा वंश बना बाद में, तो परवर्ती गुप्त उनको कहा गया है। इसके अलावा देखिएगा गौड़ वंश, जो इधर आप बंगाल साइड में देखिएगा, इनका शासन प्रशासन होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक वंश है गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत, जिसमें मुख्य रूप से हमें जो बात करनी है वो करनी है वर्धन वंश की। मतलब इनके अंतर्गत अगर बात कर ली जाए तो सबसे बड़ा जो शासन होगा, सबसे विशाल जो साम्राज्य बनेगा, वो बनेगा वर्धन वंश का। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि इसमें सबसे विशाल साम्राज्य जो था वो किसका था, पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश। पुष्यभूति इसलिए क्योंकि वर्धन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, पुष्यभूति थे। ठीक, तो वर्धन वंश के संस्थापक आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, पुष्यभूति। और वर्धन इसलिए क्योंकि मुख्य रूप से आप देखिएगा तो यहाँ पर शासन रहेगा, इनमें देखिएगा प्रभाकर वर्धन हो गए, इनके जो पुत्र होंगे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, तो इसलिए इसका नाम वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि मुख्य रूप से अगर इसकी बात कर ली जाए, पुष्यभूति वंश की बात कर ली जाए, तो इसका नाम जो होता है वो हर्षवर्धन के नाम से ही हुआ है। ठीक है, इसकी जो पहचान बनी है, इसलिए इसको वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बात कर ली जाए, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि वर्धन वंश के जो संस्थापक है पुष्यभूति है। और उसके बाद हर्षवर्धन की बात कर ली जाए, उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि प्रभाकर वर्धन की बात कर ली जाए तो इनकी जो पत्नी थी यशोमती थी, और इन्हीं यशोमती से 2 पुत्र पैदा होते हैं, एक तो राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन। ठीक है, यही हर्षवर्धन जो है ये वर्धन वंश का सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली शासक बनेगा। और पुत्री की बात कर ली जाए तो प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री थी राजश्री, जिसका विवाह होता है मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा से। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद हर्षवर्धन की बात कर ली जाए तो देखिए राज्यवर्धन, यहाँ पर देखिए प्रभाकर वर्धन का जो बड़ा पुत्र है वो कौन है, राज्यवर्धन है। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद शासन का जो बागडोर है वो किसके हाथों में आ जाएगा, वो आ जाएगा हर्षवर्धन के हाथों में। ठीक है, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद। और ये टाइम पीरियड भी आप ध्यान रख लीजिएगा, हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड होता है वो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक, लगभग 40 वर्ष तक। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा होगा वो कौन होगा, हर्षवर्धन होगा, सबसे शक्तिशाली एवं
यशस्वी। और हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा कि एक महत्वपूर्ण बात है हर्षवर्धन से संबंधित कि चालुक्यों के द्वारा हर्षवर्धन को सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि प्रदान की जाती है। इसका अर्थ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सकल का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। उत्तर पथ, इसको तोड़िए, सकल उत्तर पथ। उत्तर कहने का मतलब ये हुआ कि जो उत्तर भारत हो गया, सकल मतलब पूरा, पूरा जो उत्तर भारत है उधर का जो नाथ था वो कौन था? हर्षवर्धन। नाथ अर्थात स्वामी। तो उत्तर भारत का स्वामी या फिर सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि जो प्रदान की गई है, ये किसको की गई है? हर्षवर्धन को की गई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावे जो उपाधि मिली हुई है हर्षवर्धन को, परम भट्टारक भी आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन उत्तर भारत का स्वामी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद बात कर ली जाए तो देखिएगा कि वर्धन वंश की बात करें तो हर्षवर्धन के पहले जो वर्धन वंश की राजधानी थी वो थानेश्वर थी, हर्षवर्धन से पहले। लेकिन हर्षवर्धन के बाद, हर्षवर्धन के टाइम से इसकी जो राजधानी होती है थानेश्वर से कहाँ आ जाती है? कन्नौज। थानेश्वर जो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, थानेश्वर से आ जाती है कन्नौज। असल में जो गौड़ नरेश शशांक था, शशांक को पराजित करने के बाद कन्नौज पर अधिकार कर लिया जाता है हर्षवर्धन के द्वारा और कन्नौज को ही राजधानी बना दी जाती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और शशांक के बारे में एक और बात आप ध्यान रख सकते हैं कि शशांक जो है ना, इसी के द्वारा बोधि वृक्ष जो कि बोधगया में पड़ता है, बोधि वृक्ष को कटवाया गया था। ठीक, तो ये एक फैक्चुअल बात है, आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा कि हर्षवर्धन, ऑब्वियस सी बात है, उत्तर भारत की अगर बात कर ली जाए तो सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली सम्राट था। ठीक, लेकिन जैसे ही ये दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे हर्षवर्धन, तो इधर की तरफ देखिएगा कि चालुक्यों के द्वारा इनका विरोध किया जाएगा और नर्मदा नदी के तट पर जो चालुक्य वंश के शासक होंगे, कौन? पुलकेशिन द्वितीय, इसके द्वारा हर्षवर्धन को पराजित भी किया जाता है। ठीक है, इस वजह से ये ऐसा कहा जा सकता है कि हर्षवर्धन का जो दक्षिण अभियान है ये किसके द्वारा रोक दिया जाता है? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय तथा वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के बीच युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय विजयी होता है और हर्षवर्धन पराजित होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर ली जाए तो हर्षवर्धन की कुछ एक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण भी है, इनको ध्यान रख सकते हैं। जैसे प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागानंद है, तो ये सब महत्वपूर्ण नाम है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हर्षवर्धन की हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि होंगे बाणभट्ट, इनके द्वारा कुछ एक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी बात कर ली जाए तो इसमें हर्षचरित का नाम ध्यान रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। उसके बाद कादम्बरी हो गया, उसके बाद चंडी शतक हो गया। इसमें आप एक और बात आप ध्यान रख सकते हैं कि बाणभट्ट के जो बहनोई थे मयूर भट्ट, इनके द्वारा भी एक महत्वपूर्ण रचना रची गई है, वो है सूर्य शतक। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन के टाइम में जो चीनी यात्री भारत आता है वो कौन होता है? वेनसांग। वेनसांग बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, जो कि लगभग 629 से 645 ईस्वी तक रहेगा और अध्ययन करेगा कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, महायान बौद्ध की शिक्षा ग्रहण करता है, जिसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है और नीति का पंडित भी कहा गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ एक बातें हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है। यात्रियों का राजकुमार या फिर नीति का पंडित किसको कहा गया है? वेनसांग को कहा गया है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, हर्षवर्धन की बात कर ली जाए तो ऐसा कहा जाता है कि शुरू में प्रारंभ में ये शैव का उपासक था, शिव का उपासक था हर्षवर्धन, लेकिन वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित होता है और हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय है इसको। और उसके बाद ये आप ध्यान रख सकते हैं कि भारत का जो अंतिम हिंदू सम्राट था वो कौन था? हर्षवर्धन था। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसको माना गया है? हर्षवर्धन को माना गया है। चलिए उसके बाद हम दक्षिण भारत में प्रवेश करते हुए दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं संगम युग की। संगम युग की बात कर ली जाए तो देखिए, संगम युग का नाम संगम युग इसलिए पड़ता है बिकॉज दक्षिण भारत का जो प्रारंभिक इतिहास है उसको जानने का जो मुख्य स्रोत है वो है संगम साहित्य। संगम साहित्य से ही दक्षिण भारत के प्रारंभिक इतिहास की विधिवत जानकारी मिल पाती है। असल में होता ये है कि उस टाइम देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि संगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मिलन।
आप छोटा मोटा सम्मेलन समझ लीजिए, गोष्ठी समझ लीजिए। तो होता ये था कि जो उस टाइम में जो तमिल कवि होते थे, तमिल कवि एवं जो विद्वान होते थे, वो एक जगह इकट्ठा होते थे। उसके बाद जितने भी कवि एवं लेखक होते थे वे अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करते थे। उसके बाद संगम के द्वारा जब उस रचनाओं को उन रचनाओं को अप्रूवल मिल जाता था, स्वीकृति मिल जाती थी, उसके बाद उनका प्रकाशन हो पाता था। ठीक है, तो उन्हीं प्रकाशन के बाद संगम साहित्य का निर्माण होता है, संगम साहित्य पैदा होता है, जिसके माध्यम से प्रारंभिक जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसकी जानकारी मिलती है। ठीक, तो इसी संगम युग के अंतर्गत बात कर ली जाए तो देखिएगा कि 3 प्रदेश आएंगे आपको। एक तो आ जाएगा चोल, चेर, पांड्य। तो संगम युगीन जो तमिल प्रदेश हैं वो ध्यान रख लीजिएगा, चोल, चेर, पांड्य। और देखिएगा कि जो अशोक का शिलालेख है उनमें भी इनका वर्णन मिलता है, चोर, चेर और पांड्य का। ये जो तीनों संगम युगीन तमिल प्रदेश हैं। और इसके अलावा जो खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख है उसमें भी इनका वर्णन मिलता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा एक एक करके चोल, चेर और पांड्य हैं, इनकी बात कर लेते हैं। उसके पहले चलिए एक बार देख लेते हैं कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में असल में 3 संगम का आयोजन किया जाता है। पहला संगम जो होता है ये मदुरई में होता है, जो ऋषि अगस्त होते हैं उनकी अध्यक्षता में। लेकिन देखिएगा कि पहला जो संगम होता है इसमें जिन रचनाओं का संकलन किया गया था, जिन साहित्य का संकलन किया गया था, उसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा जो संगम होता है कपाटपुरम में होता है, जिसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त के द्वारा की जाती है। और देखिएगा पहले और दूसरे की बात कर लीजिए तो अगस्त। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा दूसरे में कि जो तोल्काप्पियम है, जिसके रचनाकार कौन है, तोल्काप्पियर, इसका संकलन किया जाता है। और तोल्काप्पियम की बात कर ली जाए तो ये तमिल व्याकरण है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, व्याकरण है, ये इम्पॉर्टेंट है। और तीसरे संगम की बात कर ली जाए तो इसका भी आयोजन जो किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, मदुरई में। मतलब पहला मदुरई, तीसरा मदुरई। अध्यक्षता की बात कर ली जाए तो नक्कीरर के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। हाँ चलिए, उसके बाद चोल साम्राज्य की बात कर ली जाए तो ये 2री-3री शताब्दी में जो चोल का उदय हुआ है उनकी बात की जा रही है। उसके बाद देखिएगा कि पुनः उदय होगा लगभग आपको 800-900 साल बाद, मतलब लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी में फिर से चोल साम्राज्य का उदय होगा। ठीक, तो उनकी बात हम इसी में करेंगे आगे। देखिए यहाँ हम बात करें चोल प्रदेश की तो ये आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, ये तमिलनाडु वाला इलाका है और ये जो है ये कोरोमंडल तट है। ठीक, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कोरोमंडल तट पर यह स्थित था। और ये इधर की तरफ पेन्नार नदी है और इधर की तरफ वेलार नदी है। ठीक, तो पेन्नार तथा वेलार नदियों के बीच में ये वाला क्षेत्र था। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो बाघ है। और ये अगर बात कर ली जाए तो संगम युगीन सबसे शक्तिशाली अगर कोई था तो वो कौन था, चोल थे। और जो महानतम चोल शासक है वो कौन है, कराईकल है। देखिएगा कि कराईकल जो ये वेणी का युद्ध जो होता है ना, ये इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। असल में ये चेर और जो पांड्य थे इनके नेतृत्व वाला जो संघ था उनके साथ इस कराईकल का युद्ध होता है। और कराईकल जो होता है ये विजयी होता है वेणी के युद्ध में। ठीक, कराईकल जो है ये चोल शासक है। ठीक, इसलिए इसको महानतम चोल शासक कहा गया है। बिकॉज देखिएगा कि चेर और पांड्य इनके नेतृत्व वाला जो संघ था उनको ये पराजित करता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं वेणी का युद्ध। और उसके बाद चेर प्रदेश की बात कर लीजिए तो वर्तमान में जो केरल वाला इलाका है, मुख्य रूप से केरल की बात कर लीजिए और थोड़ा बहुत तमिलनाडु वाला इलाका। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है केरल मुख्य रूप से और तमिलनाडु वाला जो इलाका है वर्तमान में बात कर लिया तो ये चेर प्रदेश के अंतर्गत आता था। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था, इनके ध्वज पर जो आप प्रतीक देखेंगे वो धनुष एवं बाण का देखेंगे। और महानतम जो चेर शासक था वो कौन था, सेन गुट्टुवन, जिसको लाल चेरा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद पांड्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हो सकती है, जैसे इनकी राजधानी होती है मदुरई। ये इसलिए ध्यान रखना जरूरी है बिकॉज यहीं पर संगम, दो संगम का आयोजन होता है। देखिए यहाँ पर पहले और तीसरे संगम का आयोजन कहाँ पर हुआ है, मदुरई में हुआ है। तो पांड्यों की जो राजधानी होती है मदुरई होती है, जहाँ पर संगम का आयोजन हुआ है, जो कि कहाँ पर है, वैगई नदी के तट पर। और इसी वैगई नदी को पांड्यों की जीवन रेखा कहा गया है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, पांड्यों की जीवन रेखा कौन सी नदी है, वैगई नदी है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है, इनके ध्वज पर जो प्रतीक देखेंगे वो मछली का देखेंगे। और देखिएगा कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसमें इनका उल्लेख मिलता है। सबसे पहले वर्णन पांड्यों का मिलता है और मोतियों के लिए प्रसिद्ध
बताया गया है इस पुस्तक में। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है, मोतियों के लिए ये प्रसिद्ध था पांड्य प्रदेश, ऐसा उल्लेख मिलता है। और महानतम जो पांड्य होता है, पांड्य शासक जो होते हैं वो कौन होता है? नेंडुजेलियन। ठीक, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी बहुत ज़्यादा बातें यहाँ पर नहीं हैं, आप रिवीजन के क्रम में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा तो काम हो जाएगा। उसके बाद कुछ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ में देखिएगा तो एक है शिल्पाधिकारम। इसके जो रचनाकार है ये हैं इलंगो अर्डिगल। तो बस आप बुक और रचनाकार का नाम ध्यान रख लीजिएगा। असल में होता क्या है कि इसमें देखिएगा कि एक कोलन है और कोलन की पत्नी है कन्नगी और एक नर्तकी होती है माधवी। तो असल में कोलन और जो माधवी है इनके बीच की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें मिलता है शिल्पाधिकारम में। ठीक, बाकी ये ध्यान रख लीजिएगा आप। रचनाकार इलंगो अर्डिगल। और उसके बाद मणि मेखलई की बात कर ली जाए तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं शीतलैसत नार। शीतलैसत नार, तो ये थोड़ा बहुत आप ध्यान रख सकते हैं। और तिरुकुरल की बात कर लिया, जिसको कुरल के नाम से भी जानते हैं, तो इसके जो रचनाकार है ये हैं तिरुवल्लुवर, जिसको तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और चलिए उसके बाद दक्षिण भारत के जो भी प्रमुख राजवंश आते हैं इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देखिएगा संगम युग के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। तो बस रिवीजन के क्रम में इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, चलिए सबसे पहले हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के अंतर्गत पल्लव वंश की बात करते हैं। पल्लव वंश की बात कर ली जाए तो ये देख लीजिए, ये वाला इलाका, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, कर्नाटक, ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है, इधर की तरफ आंध्र प्रदेश पड़ेगा। तो ये सब इलाका जो आप देख रहे हैं ये पल्लव वंश का इलाका है, मतलब पल्लव साम्राज्य का। तो देखिएगा कि पल्लव वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? सिंह विष्णु है, जिसको किसकी उपाधि मिली है? अवनी सिंह की। और इनकी जो राजधानी होती है कांचीपुरम। ठीक है, पल्लव वंश की बात कर ली जाए। और सिंह विष्णु के द्वारा ही मामल्लपुरम में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, आदिवरा मंदिर का निर्माण कराया गया है। ठीक, और सिंह विष्णु के ही दरबार में एक कवि होते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, वो है भारवी। और भारवी की जो रचना है ये है किरातार्जुनीयम। और ये एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। किरातार्जुनीयम जो रचना है किनकी रचना है? भारवी की रचना है। ठीक है, उसके बाद पल्लव वंश के शासकों में जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन प्रथम की बात कर ली जाए तो इनकी एक रचना है मत विलास प्रहसन। ये बात आप बस ध्यान रख लीजिएगा इसमें। और इसके बाद पल्लव वंश के अगले प्रमुख शासक नरसिंह वर्मन प्रथम की बात कर ली जाए तो ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है, जिसके द्वारा देखिएगा कि वादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, वादामी या फिर वातापी एक ही बात है। तो वादामी का जो चालुक्य शासक होता है पुलकेशिन द्वितीय, इसको पराजित किया जाता है किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, जिसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा वातापी कोंड की उपाधि ग्रहण की जाती है। वातापी वादामी एक ही बात है, कोंड विजेता मतलब वातापी को जीतने वाला। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वातापी कोंड की उपाधि ग्रहण करता है कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। और एक और उपाधि है महामल्ल, तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो रथ मंदिर का निर्माण करा गया है महाबलीपुरम में, तमिलनाडु में, इसकी बात कर ली जाए तो ये ध्यान रख लीजिएगा, रथ मंदिर जो है ये इसको सप्त पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज 7 रथ हैं, जिसमें एक प्रवेश रथ है और बाकी एक प्रवेश रथ है, एक द्रौपदी रथ है और बाकी जो 5 पांडव हैं उनके नाम पर रथ है। ठीक, तो रथ के आकार का ये मंदिर है, इसलिए इनका नाम रथ मंदिर है। तो इसमें सबसे छोटा जो मंदिर है वो द्रौपदी रथ है और सबसे बड़ा जो है ये धर्मराज रथ है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी ये ध्यान रख लीजिएगा रथ मंदिर का जो निर्माण कराया गया है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम में वेनसांग का आगमन होता है कांचीपुरम में, तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, वही वेनसांग हर्षवर्धन वाला। उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात कर ली जाए तो अरब आक्रमण जब होता है ना पहली बार, देखिएगा 712 ईस्वी के टाइम में, उस टाइम में इसका शासन होता है इधर की तरफ नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसके द्वारा राज सिंह की उपाधि ग्रहण की जाती है, आगम प्रिया की उपाधि ग्रहण की जाती है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइम में आप देखिएगा इसके दरबार में एक कवि होंगे दंडिन, और दंडिन की रचना है दशकुमार चरितम।
तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। दशकुमार चरितम किसकी रचना है? दंडिन की। किसके दरबारी कवि है? नरसिंह वर्मन द्वितीय के। और नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कैलाश नाथ मंदिर या फिर इसी को राज सिंहेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहाँ पर है? कांचीपुरम में है। ठीक है, कांची में। और कैलाशनाथ की बात करिए तो ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और तटीय मंदिर का भी निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। तटीय मंदिर को शोर मंदिर के नाम से आप जानते होंगे, समुद्र के किनारे पर है। ऐसा कहा जाता है कुल 7 मंदिर थे, जिसमें से 6 जो मंदिर है वो समुद्र में डूब चुके हैं, एक ही मंदिर अभी दिखता है। ठीक, ये भी कहाँ पर है? महाबलीपुरम में। तो ये सारी बातें हैं। और उसके बाद अंतिम जो शासक होगा पल्लव वंश का वो होगा अपराजित वर्मन। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं चोल वंश की। देखिए पुनः उदय होगा यहाँ पर चोल वंश का। देख रहे हैं आप, विस्तार देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये डायरेक्ट कंट्रोल था चोल साम्राज्य का, इधर की तरफ आप देख रहे हैं। और ये जो पिंक कलर का आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर इनका विशेष प्रभाव था। ठीक, इनडायरेक्ट आप समझ सकते हैं कंट्रोल, विशेष प्रभाव यहाँ पर था। इधर दक्षिण की तरफ देखिए, दक्षिण बोल रहा हूँ, ये इंडोनेशिया की तरफ देखिए यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए चोल वंश की बात करी जाए तो चोल वंश का जो संस्थापक होता है वो कौन होता है? विजयालय होता है, जिसकी राजधानी तंजावुर होती है। तंजावुर तमिलनाडु में ही पड़ता है। और विजयालय को उपाधि मिली हुई है किसकी? नरकेसरी की। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी आप देखिएगा कि चोल वंश का जो अगला प्रमुख शासक होगा, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण हो जाता है, वो होता है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम और जो राष्ट्रकूट वंश का शासक होगा कृष्ण तृतीय, इनके बीच में एक युद्ध होता है, तक्कोलम का युद्ध। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। तक्कोलम का जो युद्ध होता है वो होता है चोल शासक परांतक प्रथम एंड राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय, जिसमें चोल पराजित होते हैं, राष्ट्रकूट अर्थात कृष्ण तृतीय विजयी होता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद प्रमुख चोल शासक की बात कर ली जाए तो आ जाता है राज प्रथम। राज प्रथम की बात करी जाए तो ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होगा। उसके बाद देखिएगा कि इसके द्वारा जो ये श्रीलंका है उत्तर में, ये मैप में आप देखिएगा कि उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर लिया जाता है राज प्रथम के द्वारा। उसके बाद ये देखिएगा कि राज प्रथम के द्वारा एक शिव मंदिर का निर्माण कराया जाता है, राजेश्वर शिव मंदिर, जो कि तंजौर में ही पड़ता है, जिसको बृहदेश्वर शिव मंदिर के नाम से भी जानते हैं, बृहदेश्वर के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। तो ये बातें आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी उसके बाद जो प्रमुख शासक है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम की बात कर जाए तो चोल शक्ति मतलब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचेगा, बहुत दूर तक फैलेगा। ठीक, अब इसमें देखेगा कि बहुत दूर तक फैलेगा, तो यहाँ पर देखेगा कि राजेंद्र प्रथम के द्वारा चेर और पांडे जो होते हैं, इनका जो साम्राज्य होता है, इनका जो इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। चेर और पांडे को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है और पूरा का पूरा जो श्रीलंका है उस पर विजय प्राप्त कर लिया जाता है। ये देखिए पूरा श्रीलंका कंट्रोल में आ गया है, डायरेक्ट कंट्रोल में। ये पूरा ये ग्रे कलर वाला जो दिख रहा है ये डायरेक्ट कंट्रोल वाला इलाका है, ये है श्रीलंका। ठीक है, तो देखिएगा कि कहाँ गया, संपूर्ण जो सिंगल द्वीप है श्रीलंका जो है, इस पर विजय प्राप्त कर लिया जाता है। और एक और काम देखिएगा राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगा जल लाने के पर्पज़ से, गंगा यहाँ पर लिखा भी है मैंने, गंगा जल लाने हेतु तो उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया जाता है। ठीक, उसके बाद इधर की तरफ देखिएगा पूर्वी भारत की तरफ महिपाल होगा, पाल वंश का शासक होगा महिपाल को हराया, पाल शासक महिपाल को हराया जाता है। ठीक है, उसके बाद हराने के बाद ये उपाधि ग्रहण करता है गंगई कोंड चोल की। गंगई अर्थात गंगा, कोंड मतलब विजयी, गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला चोल। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि एक गंगई कोंड चोल पुरम नगर का निर्माण होगा, जो कि इसकी नई राजधानी होगी। ठीक, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। बाकी गंगई कोंड चोल की बात कर लीजिए तो ये उपाधि किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ठीक, इसी के द्वारा चोल गंगम तालाब का भी निर्माण कराया जाता है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, इसके बाद ये देखिएगा कि इधर की तरफ आप इंडोनेशिया की तरफ, इंडोनेशिया में देखिए ये श्री विजय साम्राज्य और शैलेंद्र राजवंश जो है ना इंडोनेशिया के अंतर्गत, इनके खिलाफ नौसैनिक अभियान किया जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल स्थापित होता है इधर की तरफ। ठीक, आप मैप में देख पा रहे होंगे, मैप आप ज़रूर देखते रहिएगा। अच्छे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो मैप से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद जो अगला प्रमुख चोल शासक होगा वो होगा कुलोत्तुंग प्रथम।
कुलोत्तुंग प्रथम की बात कर ली जाए तो इसके द्वारा श्रीलंका जो है इसको पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा, और ये क्या करेगा, अपनी जो बेटी होती है, पुत्री होती है, इसका विवाह जो श्रीलंका का राजकुमार होता है, सिंघल राजकुमार, उससे कर देता है। ठीक। हाँ, अंतिम जो शासक होगा चोल वंश की बात कर लिया तो अंतिम शासक जो होगा वो होगा राजेंद्र तृतीय। ठीक है, अंतिम जो शासक होगा राजेंद्र तृतीय। उसके बाद देखिएगा कि जो चोल वंश है, जो चोल साम्राज्य है, इसका पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा मलिक काफूर के द्वारा। जब अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक होगा, इधर की तरफ दक्षिण की तरफ आएगा, तो देखिए यहाँ पर चोल साम्राज्य को अंततः खिलजी के सेना नायक मलिक काफूर के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद चोल प्रशासन से संबंधित कुछ एक बातें हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है भी। स्थानीय स्वशासन की बात कर ली जाए तो ये चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता है। स्थानीय स्वशासन की बात कर लीजिए, जैसे आजकल ग्राम पंचायत वगैरह है। ठीक। उसके बाद देखिएगा कि चोल प्रशासन के अंतर्गत 2 सभाएं होती थीं। 2 सभाओं की बात कर लीजिए तो एक सभा होती थी उर, और दूसरी सभा का जो नाम था वो सभा ही था। उर जो होती थी ये आम लोगों की सभा थी, और वही सभा की बात कर ली जाए तो ये जो विद्वान ब्राह्मण थे उनकी सभा थी। तो 2 सभाएं होती थी, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, उर एंड सभा। उसके बाद कुछ एक प्रशासनिक शब्द को आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे टोट वारियम की बात कर लीजिए तो ये उद्यान प्रशासन से संबंधित है। संवत्सर वारियम की बात कर लिया तो वार्षिक समिति से संबंधित है। एरी वारियम की बात कर लिया तो तालाब समिति से संबंधित है। पोन अर्थात स्वर्ण, पोन वारियम की बात कर लिया तो ये स्वर्ण समिति से संबंधित है। टोट उद्यान, एरी तालाब, पोन स्वर्ण। और उसके बाद इस चोल साम्राज्य की बात कर लिया है तो इसकी जो प्रशासनिक इकाई है, देखिए सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो होती थी कुर्रम। बहुत सारे कुर्रम को मिलाकर क्या बनता था, जिला अर्थात नाडु। बहुत सारे नाडु को मिलाकर कोट्टम, या फिर इसको वलनाडु कहा गया है। और बहुत सारे वलनाडु अर्थात कोट्टम को मिलाकर मंडलम अर्थात प्रांत। तो ये प्रशासनिक इकाई है, ये थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लीजिएगा, ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा ये। और उसके बाद देखिएगा चोल प्रशासन के अंतर्गत, हाँ, ये भूमि के कुछ एक रूप हैं। जैसे ब्रह्मदेय की बात कर लिया है तो ये ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी, व्यक्तिगत तौर पर अगर बात कर लिया पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या कहा गया है, ब्रह्मदेय कहा गया है। ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि व्यक्तिगत काम के लिए। अग्रहार की बात कर लिया तो ये भी ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि होती थी, लेकिन मंदिर के काम के लिए, मंदिर के लिए। ठीक है। उसके बाद वेल्लन वगाई की बात कर लिया तो ये जो गैर ब्राह्मण होते थे उनको दान दी गई भूमि होती थी, वेल्लन वगाई। देवदान की बात कर लिया तो मंदिर को दान दी गई, मंदिर के लिए जो भूमि दान दी जाती थी, मंदिर को दे दी जाती थी, तो उसको देवदान कहा गया है। पलिछन्नम की बात कर लिया तो जो जैन समुदाय होते थे उनको दान दी गई भूमि होती थी। ठीक। तो ये कुछ एक दान दी गई भूमि के प्रकार है, ध्यान रख सकते हैं। बाकी आप देखिएगा कि इस टाइम में तमिल रामायण एक है रामावतारम, इसके रचनाकार कौन है, कम्बन है। और महाभारत जो है इसका जो तेलुगु अनुवाद मिलता है वो अनुवाद किनके द्वारा किया गया है कि एक नन्नय के द्वारा किया गया, टिक्कन यर्रन। नन्नय और टिक्कन का नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और उसके बाद चालुक्य वंश की बात कर ली जाए तो इसके अंतर्गत देखिएगा सबसे जो महत्वपूर्ण चालुक्य होंगे वो होंगे बादामी या फिर वातापी के चालुक्य। बाकी जो कल्याणी एवं वेंगी के चालुक्य होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके आप संस्थापक ध्यान रख लीजिए। कल्याणी के चालुक्य की बात कर ली जाए तो इनके जो संस्थापक होते हैं वो कौन होते हैं, तैलप द्वितीय। और वेंगी के चालुक्य की बात कर ली जाए तो इसका जो संस्थापक है वो कौन है, विष्णुवर्धन। बाकी हम बात करते हैं वादामी या फिर वातापी के चालुक्य की। वादामी के चालुक्य की बात कर ली जाए तो ये आप मैप में देख रहे हैं, मैप में देख पा रहे होंगे, ये वाला इलाका आप देख रहे हैं, इसमें केरल का थोड़ा सा इलाका आ जा रहा है। देखिए ये पूरा इधर मेजर जो कर्नाटक वाला इलाका है वहीं पर आप देखिए ये वातापी पड़ रहा है, इनकी जो राजधानी थी ये वातापी कर्नाटक में। ठीक है, तो वादामी के चालुक्य की बात कर लिया जाए तो इसका जो संस्थापक होगा वो कौन होगा, जय सिंह। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इनकी जो राजधानी होती है बादामी, इसको वातापी के नाम से भी आप जानते हैं, कर्नाटक में पड़ता है। और पुलकेशिन प्रथम को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है, बिकॉज इसी के टाइम से यह वंश समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। और पुलकेशिन द्वितीय की बात कर ली जाए तो ये अपने वंश में सबसे महान होता है। और इसी से संबंधित एक प्रशस्ति है ऐहोल प्रशस्ति, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल प्रशस्ति, जिसके रचनाकार कौन है, रविकीर्ति। असल में प्रशस्ति पत्र में जो राजा महाराजा होते थे उनकी बड़ाई की गई होती थी,
तारीफ वाली बातें लिखी गई होती थी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जिसके रचनाकार कौन है? रवि कीर्ति है। और पुलकेशिन द्वितीय की बात कर लीजिए तो कौन कौन सी उपाधि मिली हुई है? परमेश्वर की, दक्षिणा पथेश्वर की। बिकॉज देखिएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो हर्षवर्धन का दक्षिण का अभियान होता है उसको रोका जाता है नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय को ही दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि मिली हुई है। और जो बादामी का चालुक्य है, इसका जो अंतिम शासक होगा वो कौन होगा? कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। इसकी स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की जाती है और इनकी जो राजधानी होती है ये मान्यखेत होती है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है अभी। उसके बाद अगले प्रमुख राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम की बात करें तो बस इतनी सी बात आप ध्यान रख सकते हैं। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया जाता है कृष्ण प्रथम के द्वारा, जो कि एकाश्मक मंदिर है। एकाश्मक कहने का मतलब एक ही पत्थर से बनाया गया मंदिर है। जैसे मैंने जो शोर टेम्पल के बारे में बताया, सप्त पैगोडा के बारे में बताया, वो सब एकाश्मक मंदिर है, एक ही पत्थर से बनाए गए मंदिर। और उसके बाद अगले प्रमुख शासक की बात कर लिए तो अमोघवर्ष। अमोघवर्ष की बात कर लिया तो ये जैन धर्म का अनुयायी था और इसकी एक रचना है कविराज मार्ग। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और अंतिम जो शासक होगा इस वंश का वो आप ध्यान रख लीजिएगा, कृष्ण द्वितीय। और यहाँ पर देखिएगा कि ये अजंता और एलोरा की बात कर लिया तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ता है, जो कि सातवाहन वंश की बात कर ली जाए, इनसे संबंधित भी यहाँ पर आपको आप स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक, और इसमें देखिएगा कि हिंदू धर्म से संबंधित चीज़ें भी हैं, जैन धर्म से संबंधित एंड बौद्ध धर्म से संबंधित भी चीज़ें हैं। ठीक, हिंदू जैन बौद्ध तीनों से संबंधित चीज़ें हैं। तो ये सारी बातें हैं। बाकी उसके बाद कुछ एक अन्य जो महत्वपूर्ण राजवंश हैं, आप इधर की तरफ मध्य भारत या फिर पूरब की तरफ जाइएगा। जैसे पाल वंश की बात करें, पूरब की तरफ आप जाइएगा तो पाल वंश के जो संस्थापक हो जाते हैं ये कौन है? गोपाल है। ठीक, और इसी के द्वारा बिहार के बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। ठीक, और धर्मपाल की बात कर लिया, इसके बाद जो प्रमुख शासक है धर्मपाल की बात कर लिया तो ये पाल वंश का सबसे महान शासक होगा और इसके द्वारा भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक, और गुजरात के जो एक कवि थे सोडल, इनके द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि प्रदान की गई है धर्मपाल को। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। और देवपाल की बात कर जाए तो इसके द्वारा 5 गांव दान में दिए जाते हैं बालपुत्र देव के रिक्वेस्ट पर, जो नालंदा होता है, नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए। ठीक है, और ये बालपुत्र देव की बात कर लीजिए तो ये असल में जावा में एक वंश होता है शैलेंद्र वंशीय शासक होता है बालपुत्र देव। इसी के रिक्वेस्ट पर 5 गांव दान दिए जाते हैं देवपाल के द्वारा। और इस वंश का जो अंतिम शासक होगा वो कौन होगा? गोविंदपाल होगा। तो ये सारी बातें हैं। और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कर लीजिए, इधर मध्य की तरफ आप देखिएगा। और यहाँ पर देखिए ये मालवा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए उज्जैन बहुत ही संपन्न क्षेत्र होता है। और इसी पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है। किनके बीच में ये संघर्ष होता है? एक तो होता है पाल, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में ये संघर्ष होता है। शुरू की बात कर ली जाए, देखिए यहाँ पर शुरुआत में तो आप देखिएगा कि पाल वंश का शासक धर्मपाल होगा, ये इसमें भिड़ा रहेगा। और राष्ट्रकूट वंश का जो ध्रुव होगा, ध्रुवधारा वंश, ये प्रारंभ में यहाँ पर रहेगा। और गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कर ली जाए तो स्टार्टिंग में जो शासक होगा वत्सराज होगा। लेकिन अंतिम रूप से देखिएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक होगा नागभट्ट द्वितीय, ये विजयी होता है, इसके पक्ष में रिजल्ट आता है। अल्टीमेटली मतलब गुर्जर प्रतिहार जो होते हैं ना, ये विजयी होते हैं इस संघर्ष में। ये बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और किनके बीच में होता है ये इंपॉर्टेंट है, पाल, गुर्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट। और अंतिम रूप से जो सफल होते हैं वो कौन होते हैं? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करी जाए तो इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय की बात कर ली जाए, अगले जो प्रमुख शासक है, तो इन्होंने परम भट्टारक की उपाधि ग्रहण की थी। बाकी इस वंश के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण नाम है वो है मिहिर भोज। इस शासक की बात कर लिया तो इस वंश का ये महानतम शासक था और इसकी जो राजधानी थी कन्नौज थी, यहाँ पर कन्नौज। और ये भगवान विष्णु को मानने वाला था, वैष्णव धर्मावलंबी था। और इसने उपाधि किसकी ग्रहण की थी? आदिवराह की। और इसका जो अंतिम शासक होगा ये कौन होगा? यशपाल होगा। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं।
बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाली बातें थी नहीं, इसलिए मैंने जल्दी से इसको निपटा दिया। बाकी कुछ एक ग्रंथ, कुछ एक पुस्तकें हैं, साहित्य हैं, इनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आर्यभट्ट की कुछ रचनाओं की बात कर ली जाए तो, और यहाँ पर मैंने जो एम लिखा है ना, ये मैथमेटिशियन के लिए लिखा है, बिकॉज आर्यभट्ट जो थे ये मुख्य रूप से मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। और यहाँ पर ब्रह्मगुप्त जो थे ये भी मुख्य रूप से मैथमेटिशियन थे। भास्कराचार्य भी मुख्य रूप से क्या थे, गणितज्ञ थे। ठीक है, तो आर्यभट्ट की बात कर ली जाए, इनकी जो रचना है, एक तो आर्यभट्टीय है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम में ही पता चल रहा है। तो आर्यभट्टीय की बात कर ली जाए तो इसमें देखिएगा कि पृथ्वी गोल है, इसका वर्णन मिलता है, और पृथ्वी की जो परिधि है इसका सही अनुमान लगाया गया है इस रचना में। बाकी आर्यभट्ट के द्वारा भी ये पहले ही बताया गया कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं, जो आजकल हम पढ़ते हैं। उसके अलावे अगर बात करी जाए तो आर्यभट्ट की कुछ एक और रचनाएं हैं, जैसे दशगीतिक की बात कर ली जाए, आर्याष्टक की बात कर ली जाए, तो आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। और ब्रह्मगुप्त की बात कर ली जाए तो इनकी जो रचना है ब्रह्म सिद्धांत, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद वराह मिहिर की बात कर ली जाए तो इनकी जो रचना है पंच सिद्धांतिका एंड वृहत संहिता, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। भास्कराचार्य की बात कर ली जाए तो इनकी जो ये पुस्तक है लीलावती, बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न ये पूछा जाता है ये किस विषय से संबंधित है, तो गणित विषय से संबंधित है। और ये रचना किसकी है, भास्कराचार्य की रचना है। ठीक है, कालिदास की रचनाओं की बात कर ली जाए तो इनकी कुछ एक महत्वपूर्ण रचना है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविका अग्निमित्रम है, ये इसकी बात हमने पहले भी कर ली है। इसके अलावे जो है ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, ऋतु संहार है, कुमार संभव है, मेघदूत है, रघुवंश है। बाकी ये दोनों जो हाईलाइट किया हो इनको ध्यान रख लीजिएगा। कवि जो ये है भास की बात कर ली जाए, इनकी जो रचना है स्वप्नवास वद्यतम और मध्यम व्यय योग। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा कर्णभारम है, चारुदत्तम है, तो ये भी रिवीजन के क्रम में आप देखते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारवी की बात कर ली जाए, इनकी जो रचना है किरातार्जुनीयम, इसकी बात हमने पहले भी कर ली है। भौमक की बात कर ली जाए तो इनकी जो रचना है रावणार्जुनियम, ठीक है, रावणार्जुनियम, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। विष्णु शर्मा की बात कर ली जाए तो पंचतंत्र जो रचना है विष्णु शर्मा जी की है। विशाख दत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस है, एंड देवी चंद्र गुप्तम है, मुद्रा राक्षस आप ध्यान रख लीजिएगा। शूद्रक की बात कर ली जाए तो ये मृच्छकटिकम, ये ध्यान रख लीजिएगा। मृच्छकटिकम जो रचना है किसकी रचना है, शूद्रक की रचना है। और वत्स भट्टी की बात कर ली जाए तो इनकी जो रचना है रावण वध है, राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा की रचना की गई है। और उसके बाद अमर सिंह की बात कर ली जाए तो इनके द्वारा अमर कोश की रचना की गई है। और उसके बाद राज तरंगिणी की बात कर ली जाए जो कि कश्मीर के इतिहास पर आधारित है, ये रचना है कल्हण की। ये तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। और पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र की रचना की गई है। विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा की, भवभूति के द्वारा उत्तर रामचरितम की रचना की गई है। कुमारदास के द्वारा जानकी हरण की, ठीक, जानकी हरणम, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी मेरुतुंग के द्वारा प्रबंध चिंतामणि की, और क्षेमेंद्र के द्वारा दशावतार चरित की। और इसके बाद एक जो पुस्तक है ये इम्पॉर्टेंट है, भारत और जो रोम है इसके बीच जो व्यापारिक संबंध है उसके साक्ष्य इस पुस्तक में प्राप्त होते हैं। ठीक, ये है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो लेखक है, इसके जो रचयिता हैं वो अज्ञात हैं, पता ही नहीं है कि कौन है, अज्ञात है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद आखिर में कुछ एक फैक्चुअल बात है, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर ली जाए तो इसको किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था, तो बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में इसको नष्ट कर दिया गया था। और देखिएगा कि वेनसांग के टाइम में मथुरा जो था ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, और वाराणसी जो था ये रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। तो ये सारी बातें थी प्राचीन भारत के अंतर्गत। चलिए, प्राचीन भारत यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।